सोचिए एक ऐसी औरत जिसकी पूरी नेट वर्थ सिर्फ 15 लाख रुपए थी, जबकि वह 9 करोड़ लोगों की चीफ मिनिस्टर थी, जिसने अपनी जिंदगी में अपने नाम पर 1 इंच जमीन तक नहीं खरीदी, जो साधारण चप्पल पहनकर सड़कों पर चलती थी, चाहे गर्मी हो या बारिश, जिसने अकेले ही देश की सबसे बड़ी इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हरा दिया। और फिर एक दिन सब कुछ बिखर गया। सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को हुआ जो उसके अपने थे। ये कहानी है ममता बनर्जी की, बंगाल की दीदी की। और आज मैं आपको उनकी जिंदगी के ऐसे पहलू बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पाँच जनवरी 1955 कोलकाता के एक छोटे से इलाके में एक बच्ची पैदा हुई। उसका नाम रखा गया ममता। घर की हालत बहुत खराब थी। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी मुश्किल से घर चला पाते थे। जब ममता 17 साल की थी तब उनके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और इसी वजह से उनके पिता की मौत हो गई। उनकी माँ गायत्री देवी ने अकेले 6 बच्चों को संभाला, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ममता ने अपनी माँ से यही सीखा, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। ममता पढ़ाई करती रहीं, आगे बढ़ती रहीं, लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही अपना पहला प्रोटेस्ट किया था। ममता ने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग से राजनीति शुरू की। उस समय बंगाल में कांग्रेस का सबसे बड़ा मकसद था सीपीआईएम को रोकना, और ममता इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थीं। 1984 में उन्हें बड़ा मौका मिला। जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो सीपीआईएम का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, वहां से कांग्रेस ने ममता को चुनाव लड़ाया। लोग कहते थे यह सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जीतना मुश्किल है। लेकिन ममता ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने पूरी ताकत से कैंपेन किया और सबको चौंकाते हुए सीपीआईएम के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। सिर्फ 29 साल की उम्र में वह पार्लियामेंट मेंबर बन गई। पूरे बंगाल में उनकी चर्चा होने लगी। समय बीतता गया। ममता कई बार पार्लियामेंट के लिए चुनी गई। 1999 में वह पहली बार रेलवे मिनिस्टर बनी, भारत की पहली महिला रेलवे मिनिस्टर। 2009 में वह दूसरी बार रेलवे मिनिस्टर बनी। लेकिन कांग्रेस के अंदर की राजनीति उन्हें पसंद नहीं थी। ऊपर से आदेश आते थे, खुलकर बोलना आसान नहीं था, और ममता हमेशा वही बोलती थी जो उन्हें सही लगता था। इसी वजह से 1998 में उन्होंने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा अकेली क्या कर लेंगी, बंगाल में सीपीआईएम को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ममता चुपचाप काम करती रही। सफेद कॉटन साड़ी, साधारण चप्पल और एक छोटा सा बैग, यही उनकी पहचान बन गई। न बड़ा कन्वॉय, न दिखावा। वह गांव-गांव गई, लोगों से मिली, उनकी समस्याएं सुनी। लोगों को लगा यह हमारी अपनी है। धीरे धीरे लोग उन्हें दीदी कहने लगे और यही नाम उनकी पहचान बन गया। 2006 में सिंगूर का आंदोलन शुरू हुआ। सीपीआईएम सरकार टाटा मोटर्स के लिए किसानों की जमीन लेना चाहती थी। कई किसान इसके खिलाफ थे। ममता किसानों के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कई दिनों तक भूख हड़ताल की। पुलिस आई, दबाव बना, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। पूरा बंगाल देख रहा था कि एक अकेली महिला पूरी सरकार से लड़ रही है। फिर 2007 में नंदीग्राम का मामला सामने आया। वहाँ भी जमीन को लेकर विवाद था। इस बार पुलिस फायरिंग हुई और कई लोगों की जान गई। ममता नंदीग्राम पहुंची, लोगों के साथ रहीं, उनके दुख में शामिल हुई। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि 34 साल पुरानी सरकार को बदलने का समय आ गया है। फिर आया 2011, बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव। 294 में से टीएमसी को 227 सीट्स मिली। सीपीआईएम, जो सालों से सत्ता में थी, सिर्फ 60 सीट्स तक सिमट गई। 34 साल पुरानी सरकार खत्म हो गई। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। शपथ लेते समय उन्होंने सिर्फ 3 शब्द कहे, माँ, माटी, मनुष्य, यानी माँ, मिट्टी और इंसान। इन्हीं 3 शब्दों में उनकी पूरी राजनीति छिपी थी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ममता ने कई बड़े फैसले लिए। सिंगूर के किसानों को उनकी जमीन वापस दी गई। फिर कई वेलफेयर स्कीम्स शुरू हुई। कन्याश्री, गरीब परिवार की लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद। लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता। इससे लाखों महिलाओं ने पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाया। स्वास्थ्य साथी, करोड़ों परिवारों के लिए हेल्थ केयर स्कीम। 2012 में बिल गेट्स ने बंगाल सरकार की तारीफ की, क्योंकि राज्य 1 साल तक पोलियो फ्री रहा था। उसी साल टाइम मैगजीन ने ममता बनर्जी को दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में शामिल किया। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी बहुत मजबूत होकर उभरी। बंगाल में बीजेपी की सीट्स 2 से बढ़कर 18 हो गईं। यह ममता के लिए एक वार्निंग थी कि मुकाबला अब कठिन होने वाला है।
2021 का इलेक्शन बहुत बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन गया। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगातार रैलीज की। ममता पर आरोप लगाए गए कि वह अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं। इसके जवाब में ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वही नंदीग्राम जहां से उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई थी। उनके सामने थे सुवेंदु अधिकारी, जो कभी उनके करीबी साथी थे लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यह चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक भावनात्मक लड़ाई भी बन गया था। पूरे बंगाल की नजर नंदीग्राम पर थी। आखिरकार टीएमसी ने 213 सीट्स जीती। ममता तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन इस जीत के अंदर आने वाले संकट के संकेत भी छिपे हुए थे। ममता बनर्जी की कहानी धीरे धीरे बदलने लगी थी। 2022 से 2026 तक स्कूल जॉब्स स्कैम सामने आया। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर भर्ती में करोड़ों का घोटाला हुआ। सीबीआई और ईडी ने रेड्स की। टीएमसी के बड़े नेता जेल गए। ममता कहती रहीं, यह बीजेपी की साजिश है। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के लोग कोर्ट में गिल्टी साबित हुए तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे। फिर 2024 में संदेश खाली का मामला आया। टीएमसी के एक लोकल लीडर पर महिलाओं के साथ जुल्म के आरोप लगे। महिलाएं खुद सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगीं। यह वह समय था जब ममता की माँ, माटी, मानव वाली इमेज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जो नेता महिलाओं के हक की बात करती थी, उसी की पार्टी पर महिलाओं के खिलाफ आरोप लग रहे थे। फिर आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज का दर्दनाक मामला। कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज में एक यंग वुमन डॉक्टर जो ड्यूटी पर थी, उसका रेप और मर्डर हुआ। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए, स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। पूरा बंगाल दुख और गुस्से में था। ममता सरकार पर आरोप लगा कि रिस्पॉन्स बहुत स्लो था और मामले को दबाने की कोशिश हुई। बीजेपी ने हर रैली में यह मुद्दा उठाया, बंगाल में बेटियां सेफ नहीं है। और इस बार यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी बल्कि लोगों के घर घर की बात बन गई थी। 4 मई 2026 काउंटिंग का दिन। सुबह से ट्रेंड्स आने लगे और टीएमसी सपोर्टर्स के लिए उन्हें मानना मुश्किल हो गया। सीट दर सीट बीजेपी आगे निकल रही थी। शाम तक बीजेपी ने बंगाल में पहली बार मेजॉरिटी हासिल कर ली। 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार खत्म हो गई। बंगाल में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार गई। सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया। वही सुवेंदु जो कभी ममता के सबसे करीबी नेताओं में था। लोग पूछने लगे, ममता हारी क्यों? 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। टीएमसी अंदर से कमजोर हो चुकी थी। पार्टी धीरे धीरे सिर्फ ममता तक सीमित हो गई थी। नीचे लोकल लेवल पर कई नेताओं पर पावर मिसयूज करने के आरोप लगने लगे। जब ममता नेशनल पॉलिटिक्स और इंडिया अलायंस में ज्यादा बिजी हुई तो कुछ लोगों को लगा कि दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। संदेश खाली और आरजीकर जैसे मामलों ने महिलाओं का भरोसा भी कमजोर कर दिया, जो कभी ममता की सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने बूथ लेवल तक मजबूत तैयारी की। स्ट्रॉन्ग लोकल कैंडिडेट्स लाए गए। हर छोटी बड़ी गलती को बड़ा मुद्दा बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात शायद यह थी कि पार्टी में सिर्फ ममता की चलती थी। जो लोग सवाल उठाते या क्रिटिसिज्म करते, वे धीरे धीरे दूर हो गए। इसलिए गलतियां समय पर सुधारी नहीं जा सकी और जब मुश्किलें एक साथ आईं तो पार्टी संभल नहीं पाई। ममता बनर्जी की पर्सनल लाइफ हमेशा बहुत सिंपल रही। जब वह 9 करोड़ लोगों की चीफ मिनिस्टर थीं, तब भी उनकी कुल संपत्ति सिर्फ लगभग 15 लाख रुपए थी। उन्होंने अपने नाम पर न घर खरीदा, न जमीन, न गाड़ी। वही सफेद कॉटन साड़ी और रबर चपाल। सालों बाद भी वही लाइफस्टाइल। 2024 की डीआर रिपोर्ट के मुताबिक ममता भारत की सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर्स में से एक थी। उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 5000 से ज्यादा ऑन पेंटिंग्स बनाई हैं और उनकी कमाई चैरिटी में दी है। वह पोएट्री भी लिखती हैं। एक ऐसी पॉलिटिशियन जो पेंटिंग भी करती है, लिखती भी है और लगातार लड़ती भी रहती है। 70 साल की उम्र। अब ऑपोजिशन, भवानीपुर की सीट चली गई, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी चली गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वही ममता जो 29 साल की उम्र में जादवपुर में सीपीआईएम्स को उसके मजबूत गढ़ में उतरी थी। वही जिन्होंने 1998 में अकेले नई पार्टी बनाई थी जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वही जिन्होंने 2011 में 34 साल पुरानी सरकार गिराई थी। वही जिन्होंने 2021 में चोट लगने के बाद भी व्हील चेयर पर कैंपेन किया था। आज भी वह कहती हैं, खेला होबे, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आज बंगाल में बीजेपी की नई सरकार है। टीएमसी अपोजिशन में है। यह सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं बल्कि बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव है। पहली बार बंगाल में राइट विंग गवर्नमेंट बनी है। इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस होगा और अगर टीएमसी कभी वापसी करती है तो वह भी बहुत बड़ी कहानी होगी। ममता बनर्जी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज भी वह सड़क पर लोगों के बीच दिखाई देती है। वही सफेद साड़ी, वही चप्पल, वही सीधी बात। न कोई रिटायरमेंट, न हार मानना। भारत की राजनीति में ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक अलग पहचान है। हारने के बाद भी लोग उन्हें आज भी दीदी ही कहते हैं। यही थी ममता बनर्जी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर बनाऊं।